हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए जो है सीरीज़ लेकर आए हैं फॉर द प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। इसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो हम कुछ 11 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले हमारा ऑलरेडी 25 अप्रैल को ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर 1 महीना हो चुका है बैच स्टार्ट हुए, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया। तो आपकी अगर तैयारी अभी तक नहीं हुई है, फिर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप ये बैच अवेल कर सकते हैं। एंड अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, चलिए तो अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय टीएएन। ठीक है, तो टीएएन का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। एक कंसेप्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस का। किसका कंसेप्ट होता है? टीडीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो जिस पर्सन ने भी टीडीएस काटना है, ठीक है, तो उसको एक जो है नंबर लेना पड़ता है, टैन नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टीडीएस जिसने भी काटना है, टीडीएस का मतलब क्या होता है, मान लो ए पर्सन है, वो बी को कुछ पैसे पे कर रहा है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ नेचर ऑफ पेमेंट्स में आपको टैक्स जो है वो डिडक्ट करना पड़ता है सोर्स इनकम पे ही। मतलब से फॉर एग्जांपल ए ने बी को 100 रुपीज़ देने हैं, और 100 रुपीज़ उस नेचर ऑफ इनकम में आता है जो इनकम टैक्स एक्ट ने बोल रखा है कि अगर आप ऐसी नेचर ऑफ पेमेंट की पेमेंट करोगे तो आपको 10% या 1% या 2% जो भी रेट दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको पैसा काट के बी को पे करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 10%, तो जो ए है वो बी को कितना पे करेगा, 90 रुपीज़ पे करेगा, और 10 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट बोलती है कि आपके पास टी ए एन, दैट इज टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड। ठीक है, देखिए ध्यान से, पेंशन किस हेड्स के अंडर टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, जिसको हम पीजीपीपी बोल देते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो जो भी आपका सैलरी वगैरह का जो काम है, जो आपको सैलरी मिलती है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उससे कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, तो पीजीपी में आती है। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है, जैसे आपने शेयर्स बेचे हैं, या फिर आपने अपना हाउस बेचा है, कोई बड़ा बिल्डिंग बेची है, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्स होता है। अगर मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट आउट पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, उसकी जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होती है। और इसके अलावा इन 4 हेड्स के अलावा जितनी भी इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। ठीक है, तो आपको जो पेंशन है, क्योंकि पेंशन एक तरह से क्या है कि जब आप रिटायर हो जाते हो उसके बाद आपको मिलती है, तो वो सैलरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि सैलरी तो तब मिलती है जब आप काम कर रहे होते हो, है ना। तो याद रखिएगा जो पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होती है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। चलो, अगला जो क्वेश्चन है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय नॉन बिजनेस एसएससी। ठीक है, देखिए बेसिकली जो इनकम टैक्स रिटर्न है, आईटीआर की जो ड्यू डेट है, एक है आपकी 31 जुलाई, एक है आपकी 30 सितंबर, एक है आपकी 30 नवंबर। ठीक है, 31 जुलाई जैसे जो इंडिविजुअल होते हैं लोग, या फिर जो एच वाले लोग होते हैं, जिन जो बेसिकली बिजनेस नहीं कर रहे, उनकी जो डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। ठीक है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं बट उनके ऊपर जिनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, उसकी जो डेट होती है 30 सितंबर होती है। और जिन बिजनेसेस के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है, टीपी एप्लीकेबल होता है, उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 नवंबर होती है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यू डेट क्या है नॉन बिजनेस एसएससी की, दैट विल बी योर 31 जुलाई। ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए दो अथॉरिटीज है, एक तो सीबीडीटी हो गया और एक सीबीआईसी हो गया। ठीक है, सीबीडीटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, एंड सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ
इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो जो जीएसटी वगैरह है, कस्टम ड्यूटी वगैरह है, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टाइप के टैक्सेस हैं, वो सारे के सारे सीबीआईसी देखता है। सीबीआईसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और जो इनकम टैक्स है, जितने भी आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह हैं, वो आपके सीबीडीटी के अंडर आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? सीबीडीटी इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर टैक्स, इनकम टैक्स। चलो, सैलरी रिसीव बाय अ मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म। देखो, अब यहाँ पर आप एग्रीकल्चर फार्म देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये तो एग्जम्प्ट इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। बट देखो, ये जो सैलरी मिल रही है पर्सन को, वो एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपने कोई क्रॉप उगाई, ठीक है, क्रॉप को बेच के आप कोई पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर एग्रीकल्चर इनकम। बट अगर मान लो कोई बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा फार्मर है, उसने अपने खेत को मैनेज करने के लिए कोई पर्सन रखा है, वो उस खेत को मैनेज कर रहा है, और उसको वो जमींदार जो है, ठीक है, वो क्या पे कर रहा है? सैलरी पे कर रहा है। तो उस केस में जो है वो सैलरी इनकम माना जाएगा, ना कि एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो सैलरी रिसीव्ड जो है वो सैलरी इनकम ही माना जाएगा। चलो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द एग्जम्प्ट इनकम्स। देखो, एक होता है डिडक्शंस और एक होता है एग्जम्पशंस। तो नॉर्मली एग्जम्पशन जो है वो सेक्शन नंबर 10 में है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और डिडक्शन जो है वो नॉर्मली सेक्शन नंबर 80 में है, जो नॉर्मल डिडक्शन है। बाकी और दूसरे सेक्शंस भी हैं, बट सेक्शन नंबर 80 इज फॉर द डिडक्शंस एंड सेक्शन नंबर 10 इज फॉर द एग्जाम्पशंस। ठीक है, तो एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है कि वो जो इनकम है वो आपकी इनकम में गिनी ही नहीं जाएगी, और डिडक्शंस का मतलब क्या है कि पहले वो ऐड होगी, उसके बाद आपको उसकी डिडक्शंस मिलेंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो डिफरेंस समझिएगा एग्जाम और डिडक्शन में, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन नंबर 10। चलो, अगला जो क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट में आपको ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्टेड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो मतलब अगर मैं बात करूं, सैलरी का पार्ट होता है मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और इनकम टैक्स एक्ट जो है वो उस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के एग्जाम्पशन की बात करता है। ठीक है, बट उसमें एक लिमिट दे रखी है कि मैक्सिमम आप टू चिल्ड्रन का, दो बच्चों का जो है वो बेसिकली आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। अगर मान लो आपके पास आपके 3 बच्चे हैं, तो तीसरे बच्चे का आपको हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे, मैक्सिमम 3 बच्चे, 2 बच्चों का ही एग्जाम्पशन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर बाय अनदर वन एंड क्लियरली बिकम्स अ न्यू ओनर एंड द एक्शन इज कॉल्ड। देखो, दो चीजें होती हैं, एक हो गया मर्जर और एक हो गया एक्विजिशन। ठीक है, मर्जर का मतलब क्या हुआ? ए और बी दो कंपनी थी, अब वो इकट्ठा होके ए बी एन कंपनी बन गई मान लीजिए। ठीक है, और एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ? ए और बी दो कंपनी थी, ए ने बी को खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि भाई ए ने जो है कंपनी टेक ओवर अनदर कंपनी, मतलब ए ने जो है वो किसको खरीद लिया है? बी को खरीद लिया है। बी को क्या कर लिया है? खरीद लिया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्विजिशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ कंपनी इज लिक्विडेटेड द डिवेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायर राइट फॉर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब जब भी कंपनी खत्म होती है, जब भी कंपनी बंद होती है, तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं सबसे पहले उनके पास राइट है, मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स हैं, उनके पास सबसे पहले राइट रहता है पैसे रिसीव करने का। ठीक है, तो डिवेंचर्स भी हमारे थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स हैं, तो इनको प्रिंसिपल भी मिलना है और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले इनको पैसे जो है पे करने होते हैं, अगर कंपनी के पास पैसे बचे हो तो। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन की एप्लीकेशन की बात करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन की एप्लीकेशन की बात करता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा? जिसमें नेम वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। और रियल अकाउंट आपका क्या होता है? जितने भी आपके एसेट्स, फिक्स एसेट्स वाले अकाउंट है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट आपका कौन सा हो जाता है? आपके इनकम एंड एक्सपेंस वाले अकाउंट हो जाते हैं, या फिर जो अकाउंट हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताते हैं, दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से नॉमिनल अकाउंट हमें सर्च करना है। रेंट एक्सपेंस, मशीनरी अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है बिकॉज ये एसेट है, बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, रियल अकाउंट हो जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है बिकॉज इसमें भी कहीं ना कहीं नेम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेंट एक्सपेंस, मैंने क्या बताया अभी, इनकम एंड एक्सपेंस वाली चीजें जो है वो किस में आती हैं? आपकी नॉमिनल अकाउंट में आती है, तो आपका रेंट एक्सपेंस अकाउंट विल बी योर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन है आपका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस लिए बनाते हैं? मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट किया हमने किसी के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है या फिर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला अकाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हमारा था आज का सेशन जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।